संडे का दिन, ऊपर से यहूदियों का रोशनी का त्योहार हनुक्का। 8 दिन और 8 रात तक मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल ऑफ लाइट का पहला दिन था। इस त्योहार के मौके पर यहूदी धर्म के लोग अपने परिवार के साथ मिलकर अगले 8 दिनों तक हर शाम एक नया दीप जलाते हैं। सिडनी में रहने वाले तमाम यहूदी रोशनी के इसी त्योहार को मनाने के लिए बॉन्डी बीच के करीब आर्चर पार्क इकट्ठा हुए थे। इस त्योहार को मनाने के लिए बॉन्डी बीच के पीछे इसी पार्क में खास वाली जगह पर यह कार्यक्रम चल रहा था। पार्क के करीब ही एक फुट ब्रिज था। इसका इस्तेमाल लोग बीच की तरफ जाने के लिए करते हैं। अचानक शाम 6:47 पर इसी फुट ब्रिज की तरफ से रोशनी का त्योहार मनाने आए यहूदियों पर अंधाधुंध गोलियां चलने लगती। गोलियों की आवाज सुनकर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती। पहले तो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही बदहवास भीड़ में एक एक कर लोग गिरना शुरू होते हैं, तब उन्हें देखकर समझ आता है कि ये शूट आउट का मामला है। हमलावर थोड़ी सी ऊंचाई पर थे और लोग नीचे की तरफ, लिहाजा शूटरों के लिए निशाना लेना आसान था। कुछ पल में ही एहसास हो चुका था कि गोलियां एक नहीं बल्कि 2 तरफ से चल रही, यानी शूटर 2 थे। ड्रोन कैमरे में कैद तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि बीच से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर लोगों की भीड़ थी और सामने के छोटे से फुट ब्रिज पर मौजूद हमलावर उन्हें निशाना लेकर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। गोलीबारी के बीच जिसे जहां मौका मिल रहा था, वो भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। वो बस किसी तरह खुद को गोलियों की जद में आने से बचने और खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। बीच पर पुलिस वाले भी थे। बाकी तब तक शूट आउट की खबर पुलिस हेडक्वार्टर तक भी पहुंच चुकी थी। बाकी की पुलिस फोर्स अब बीच के लिए रवाना हो चुकी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 तरफ से हमलावरों को घेर लिया। तभी इसी बीच एक शख्स पीछे की तरफ से खुद को छुपाता हुआ जान पर खेल एक शूटर के करीब पहुंच जाता है और अचानक उसे कुछ इस तरह पीछे से दबोच लेता है कि शूटर कुछ कर ही नहीं पाता। इसके बाद वही शख्स उससे उसका हथियार छीन लेता है। इस शख्स का नाम अहमद है। हालांकि अपने एक साथी को इस तरह बेबस देख दूसरा शूटर अचानक अहमद पर गोली चला देता है। गोली उसके कंधे और गर्दन पर लगती है। उधर न्यू साउथ वेल्स पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। पुलिस ने हमलावरों को दोनों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद शूट आउट में उनमें से एक मारा जाता है, जबकि दूसरे को गोली लगने के बाद घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन तब तक दोनों शूटर 50 राउंड गोलियां चलाकर 15 लोगों की जान ले चुके थे, जबकि 35 लोग घायल हो चुके थे। बाद में तफ्तीश के दौरान पता चला कि दोनों शूटर दरअसल बाप बेटे थे। इनमें एक 50 साल का साजिद अकरम था, जबकि दूसरा 24 साल का उसका बेटा नवीद अकरम। इनमें से साजिद अकरम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नवीद अकरम गंभीर हालत में फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। बाद में पुलिस को इनकी कार से नवीद अकरम का ड्राइविंग लाइसेंस और साथ ही इस्लामिक स्टेट ग्रुप का एक झंडा भी मिला। ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। एक खबर के मुताबिक दोनों बाप बेटे पाकिस्तानी मूल के। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क ने मीडिया को बताया कि साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। वो सिडनी के ही एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। सन 2000 में साजिद ने वेरेना नाम की एक ऑस्ट्रेलियाई लड़की से शादी कर दी। शादी के बाद साजिद का वीजा पार्टनर वीजा में तब्दील हो गया। तब से वो रेजिडेंट रिटर्न वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में बैठा। यानी साजिद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी। ऑस्ट्रेलियाई गृह मंत्री ने यह भी कहा कि साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया में कहां से आया था, ये पता लगाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी मूल का है। अकरम के बेटे नवीद का जन्म 2001 में ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था, इसीलिए जन्म के आधार पर उसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता मिली। गृह मंत्री टोनी बर्क ने यह भी बताया कि अक्टूबर 2019 में ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन ASIO ने नवीद की जांच की थी, लेकिन उसके खिलाफ किसी हिंसा में शामिल हो या किसी आतंकवादी संगठन का हिस्सा होने की कोई सबूत तब नहीं मिले।
शुरुआती तफ्तीश के बाद पता चला कि दोनों ने जिस हथियार से गोलियां चलाई वो लाइसेंसी बंदूक थी। इसका इस्तेमाल वो शिकार के लिए क्या करते थे। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक साजिद अकरम एक गन क्लब का मेंबर भी था और राज्य के कानून के तहत उसने लाइसेंस हासिल किया था। साजिद अकरम के पास कानूनी रूप से कुल 6 लाइसेंसी बंदूकें थी। शूट आउट के लिए घर से निकलने से पहले बाप बेटे ने अपने परिवार से कहा था कि वो मछलियां पकड़ने जा रहे हैं। अकरम अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहता था। साजिद अकरम सिडनी में फलों की दुकान चलाता था। इनके घर पर दबिश डालकर पुलिस और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1.25 लाख के आसपास यहूदी रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा यहूदी, जिनकी आबादी करीब 46,000 है, वो मेलबर्न में रहते हैं। मेलबर्न के बाद यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी सिडनी में रहती है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हुआ यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। पुलिस के मुताबिक यह हमला सोच समझ कर किया गया, क्योंकि हमलावरों को मालूम था कि 14 दिसंबर को यहूदियों के हनुक्का त्योहार का पहला दिन है और परंपरा के मुताबिक शाम के वक्त वो बॉन्डी बीच पर दिया जलाने के लिए बड़ी तादाद में एक साथ मौजूद होंगे। मैं आज ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय और चाबाद के दूतों पर हुए घृणित आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। यह हमला हनुक्का पर्व की पहली रात की पूर्व संध्या पर हुआ। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ और यहूदी समुदाय के उन सदस्यों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा हूँ जो इस घातक घृणा का सामना कर रहे हैं। इजराइल राज्य दुनिया भर में यहूदी समुदायों के साथ खड़ा रहेगा, उनका समर्थन करेगा और यहूदी विरोधी भावना और आतंकवाद के खिलाफ हर जगह हर समय पूरी ताकत से लड़ेगा। जिस वक्त ये शूट आउट हुआ तब इंग्लैंड के मशहूर पूर्व क्रिकेटर और कैप्टन माइकल वॉन भी बॉन्डी बीच पर मौजूद थे। शूट आउट के दौरान उन्होंने पास में ही मौजूद एक रेस्तरां में छुपकर अपनी जान बचाई। बाद में माइकल वॉन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। इसमें उन्होंने लिखा, बॉन्डी में एक रेस्टोरेंट के अंदर रहना बहुत डरावना था। अब मैं सुरक्षित घर पहुंच गया। आतंकियों का सामना करने वाले इमरजेंसी स्टाफ्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।